हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस गरोठा के इस ऑनलाइन बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखने वाले हैं लोकसभा को। इससे पहले हम लोगों ने भारतीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यसभा को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। यदि आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लोकसभा को। 1954 के पहले लोकसभा को हम लोग जनता के सदन के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? जनता के सदन के नाम से पुकारते थे। और अभी हम लोग लोकसभा को बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, जैसे कि निम्न सदन हुआ, लोकप्रिय सदन हुआ, प्रथम सदन हुआ और जनता का सदन हुआ। जनता का सदन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है, अर्थात कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। तो आइए देखते हैं लोकसभा के गठन को। लोकसभा का वर्णन हमें अनुच्छेद 81 के अंतर्गत देखने को मिलता है। और देखते हैं गठन को। तो भारत के संविधान के निर्माण के बाद सर्वप्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे। कब हुए थे? 1952 में हुए थे। जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं तो पहली बार लोकसभा का गठन होता है, और लोकसभा का गठन होता है 17 अप्रैल 1952 को। कब होता है? 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन होता है। इसके बाद देखते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। क्या है? अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अधिकतम सदस्यों की संख्या हमें 552 देखने को मिलती है। इसका हम वर्गीकरण करते हैं तो 20 सदस्य जो है अधिकतम यूटी से हो सकते हैं, अर्थात कि केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, और 530 सदस्य राज्यों से हो सकते हैं, अर्थात कि स्टेट से हो सकते हैं, और 2 सदस्य जो हैं एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किस आर्टिकल के तहत मनोनीत किए जाते हैं? तो आर्टिकल 331 के तहत मनोनीत किए जाते हैं। और यदि बात की जाए कि संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 2 सदस्य लोकसभा में और 12 सदस्य राज्यसभा में। टोटल कितने सदस्य संसद में मनोनीत करता है? तो टोटल 14 सदस्य संसद में मनोनीत करता है। हम लोगों ने क्या देखा? अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552 है, जिसमें से अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकते हैं, 530 सदस्य राज्यों से हो सकते हैं, और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, अर्थात कि नॉमिनेटेड करता है, जो कि अनुच्छेद 331 के अंतर्गत करता है। और संसद में कितने सदस्य हो सकते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो अधिकतम 14 सदस्य हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है। क्या वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हमें लोकसभा के 545 सदस्य दिखाई देते हैं। कितने? 545 सदस्य दिखाई देते हैं। यदि हम इनका वर्गीकरण करें तो 19 सदस्य हमें यूटी से दिखाई देते हैं, अर्थात कि केंद्र शासित प्रदेशों से दिखाई देते हैं, और 524 सदस्य हमें राज्यों से दिखाई देते हैं, और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। टोटल कितने हुए? 19 सदस्य यूटी से और 524 सदस्य राज्यों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। पहले आपको यह संख्या 13 दिखाई देती थी, परंतु अब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है, इसलिए जम्मू कश्मीर की जो 6 सीटें थीं वह केंद्र शासित सीटों के अंतर्गत आ गई हैं, और यहाँ से 6 सीटें कम हो गई हैं, तो इसलिए इनकी संख्या 530 से घटकर 524 हो गई है। और यहीं पर एक और फैक्ट देखने को मिलता है कि 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, कब? 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा व विधानसभा की सीटें 2026 तक यथावत रखने की बात की गई है, अर्थात कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों में ना तो कमी की जा सकती है और ना ही बढ़ोतरी की जा सकती है। और इसके अलावा देखते हैं कि लोकसभा में एससी सदस्यों की संख्या कितनी है और एसटी सदस्यों की संख्या कितनी है, अर्थात कि अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 84 जो है अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, और एसटी के सदस्य हैं 47। इनको यह आरक्षण दिया गया है। तो किस आर्टिकल के तहत आरक्षण दिया गया है? तो आर्टिकल 330 के तहत इन्हें आरक्षण दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 330 के तहत इन्हें आरक्षण दिया गया है। और यह 17वीं लोकसभा है, तो 17वीं लोकसभा में
महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस बार सर्वाधिक महिला सदस्य चुनकर आई हैं, इनकी संख्या है 78। कितनी है? 78 महिला सदस्य चुनकर आई हैं 17वीं लोकसभा में। तो आइए देखते हैं और क्या प्रश्न बन सकते हैं गठन से। आपने कुछ शब्द सुने होंगे जैसे मंत्रिपरिषद हुआ और मंत्रिमंडल हुआ। यह आपको थोड़ा कंफ्यूजन करता होगा कि मंत्रिमंडल क्या है और मंत्रिपरिषद क्या है। तो आइए इसको देख लेते हैं और इसका लोकसभा से क्या संबंध है। देखते हैं मंत्रिपरिषद। आपने अनुच्छेद 74 में देखा होगा, किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 74 में देखा होगा कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या है? राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो जो 74 अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद शब्द आया है, यह हमें देखने को मिलता है और इसको हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और एक फैक्ट और देख लेते हैं कि 91वें संविधान संशोधन, कब? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या फिक्स कर दी गई है। अर्थात कि कहा गया है कि 15% से अधिक संख्या नहीं हो सकती है लोकसभा की सदस्यों की संख्या से। अर्थात कि जितने की लोकसभा की सदस्य संख्या है उसका 15% ही हो सकती है। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545 से वर्तमान में, तो इसका 15% निकालें आप तो समथिंग 81 निकल के आता है। अर्थात कि 81 अर्थात कि 81 से अधिक संख्या नहीं हो सकती है मंत्रिपरिषद की। तो इसको देखते हैं मंत्रिपरिषद है क्या। तो मंत्रिपरिषद हमें 3 लोगों का समूह देखने को मिलता है, जैसे कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। राज्य मंत्री के अंतर्गत हमें 2 लोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री की सहायता करने वाले। क्या है? कैबिनेट मंत्री की सहायता करने वाले या सहायक। जो कैबिनेट मंत्रालय होता है इसके अंतर्गत हमें सभी महत्वपूर्ण विभाग देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेलवे मंत्रालय हुआ, रक्षा मंत्रालय हुआ, और जितने भी महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वह सभी कैबिनेट मंत्रालय के अधीन होते हैं। और इसमें पीएम भी शामिल होता है। कैबिनेट मंत्री और पीएम को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल कहते हैं। यह शब्द आपने बहुत ही बार देखा होगा और सुना होगा। और इसी को हम लोग किचन कैबिनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन कैबिनेट भी कहते हैं। यह प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि हम किचन कैबिनेट किसे कहते हैं, तो हम मंत्रिमंडल को किचन कैबिनेट कहते हैं। और जो राज्य मंत्री होते हैं उनको छोटे छोटे मंत्रालय दे दिए जाते हैं जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, और कुछ जो राज्य मंत्री हैं उन्हें कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए रखा जाता है। और जो उपमंत्री हैं वह कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं और साथ ही साथ जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं उनकी भी सहायता करते हैं। यहाँ से एक प्रश्न और हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है, क्या मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न हमारे एग्जाम से पूछा गया है, आप इसको रट भी सकते हैं। इसी तरीके का प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका क्या तात्पर्य है कि यदि एक मंत्री के खिलाफ भी यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। क्या? यदि एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम लोगों ने गठन को बहुत अच्छी तरीके से समझा है और जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम्स में गठन संबंधी बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। और अब हम देखते हैं योग्यता को कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जो कि हमारे एग्जाम्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्या देखते हैं? योग्यता। तो बहुत सारी योग्यताएं हैं, जिनमें से कुछ योग्यताओं को हम लोग देखते हैं कि वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि वह 25 वर्ष की आयु
पूर्ण कर चुका हो, अर्थात कि 25 वर्ष की आयु इसकी पूरी हो जानी चाहिए। और इसके अलावा एक दो प्रश्न और देखने को मिलते हैं यहाँ से। जिस लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार हैं, क्या कहा है कि जिस लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार हैं वहाँ के निर्वाचन क्षेत्र से कम 10 मतदाता आपका सपोर्ट करते हों। क्या है, जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से आप उम्मीदवार हैं उस निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम 10 मतदाता आपके नाम को प्रस्तावित करें। क्या है, 10 मतदाता आपके नाम को प्रस्तावित करें। और इसके अलावा एक चीज और होनी चाहिए कि यदि आप जनरल या ओबीसी के सदस्य हैं, जनरल या ओबीसी के सदस्य हैं तो आपको 25,000 रुपये की राशि, और यदि आप एससी या एसटी के सदस्य हैं तो आपको 12,500 रुपये की राशि आरबीआई के पास जमा करनी होती है। किसके पास? आरबीआई के पास जमा करनी होती है। और यदि आपको कुल मतों का, अर्थात जितने भी वैध मत हैं उनका 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। क्या है, यदि आपको कुल मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है तो आपकी जो जमानत राशि है वह जब्त कर ली जाती है। तो हम लोगों ने योग्यताओं को देखा और साथ ही साथ देख लेते हैं कि किस पद के लिए कितनी योग्यताएं होनी चाहिए, अर्थात कि आयु के संबंध में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के लिए क्या है, राष्ट्रपति के लिए आपकी उम्र 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। राज्यपाल के लिए भी यही है, राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। इसके अलावा देखते हैं राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। और विधान परिषद के लिए, विधान परिषद के लिए भी हमें 30 वर्ष ही दिखाई देती है। और देखते हैं लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए आपकी आयु 25 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए और यही आयु हमें विधानसभा में भी दिखाई देती है। विधानसभा के लिए भी आपकी आयु 25 वर्ष हो जानी चाहिए। और एक प्रश्न और बनता है कि ग्राम प्रधान, अर्थात कि यदि आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए। यह आयु संबंधी प्रश्न है जो हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं हम लोग निर्वाचन को कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निर्वाचन को देखते हैं। देखते हैं निर्वाचन। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, किस तरीके से? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र से, किस तरीके से? एकल निर्वाचन क्षेत्र से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा होती है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस तरीके से? प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस तरीके से? एकल निर्वाचन क्षेत्र से, अर्थात कि वह एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुना जा सकता है। क्या है? एक ही निर्वाचन क्षेत्र से चुना जा सकता है। यदि वह 2 जगह से चुनाव लड़ता भी है तो उसे एक जगह से इस्तीफा देना होगा। और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यह क्या है? तो माना कि यह कोई निर्वाचन क्षेत्र है और यहाँ की जनसंख्या 100 है। कितनी ही जनसंख्या? 100 जनसंख्या है। तो यहाँ पर 4 जो उम्मीदवार हैं खड़े होते हैं। माना कि उम्मीदवार ABCD हैं, तो 20 लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो टोटल कितने लोगों ने मत डाला? 80 लोगों ने मत डाला होगा। तो माना कि 10 वोट A को मिले हैं, 35 वोट B को मिले हैं, 30 वोट C को मिले हैं और 5 वोट हमें और 5 वोट D को मिले हैं। तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, क्या? जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वही क्या होगा? विजेता होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यही है कि जिसके सबसे ज़्यादा मत आते हैं, अर्थात कि जिस भी प्रत्याशी को सर्वाधिक मत की प्राप्ति होती है वही क्या है? विजयी घोषित हो जाता है। और प्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात कि जनता के द्वारा सीधे चुना जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जनता के द्वारा माना कि कोई प्रतिनिधि चुना जाता है तो वह क्या है? सीधे, अर्थात कि प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और इस प्रतिनिधि के द्वारा यदि कोई कैंडिडेट चुना जाता है तो वह सीधे जनता के द्वारा तो है ही नहीं। यह किसके द्वारा चुना गया है? जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुना गया है, अर्थात कि जनता ने इसे अप्रत्यक्ष रूप से
चुना है। क्या है? यह प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ और यह क्या है? एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। तो हम लोगों ने निर्वाचन को देखा और इससे संबंधित एक प्रश्न और हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लेते हैं कि 61वें संविधान संशोधन कब? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में परिवर्तन किया गया। किसमें? अनुच्छेद 326 में परिवर्तन किया गया। और क्या परिवर्तन किया गया कि जो मतदान करने की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। कितनी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। क्या किया गया था? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में परिवर्तन किया गया था और जिसमें से मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यह प्रश्न हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कार्यकाल कितना होता है लोकसभा के सदस्यों का। देखते हैं कार्यकाल। तो है कार्यकाल हमें सामान्यतः 5 वर्ष दिखाई देता है। कितना है? सामान्यतः 5 वर्ष है और इससे पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। यह राज्यसभा के समान स्थायी सदन नहीं है, यह एक अस्थायी सदन है, अर्थात कि इसे भंग किया जा सकता है। तो देखते हैं किस तरीके से इसका विघटन हो सकता है। तो 3 प्रकार से इसका विघटन हो सकता है। पहला क्या है? यदि उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। क्या है? कार्यकाल पूरा हो जाए। यदि उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो उसका विघटन हो जाएगा। और सेकंड क्या है कि वह बहुमत खो दे। क्या है? वह बहुमत खो दे। इसका क्या तात्पर्य है कि वह बहुमत खो दे? तो अभी हम लोगों ने देखा है कि लोकसभा की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। कितनी है? 545, जिसमें से 543 सदस्य जो हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं उनमें से आपको 50% प्लस 1 सीट प्राप्त होनी चाहिए। कितनी? 50% प्लस 1 सीट प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात कि यदि हम इसका आधा करें तो हमें 271 प्लस 1 अर्थात कि 272 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। और यदि आपने 272 सीटों का आंकड़ा खो दिया है किसी भी पार्टी ने तो उसकी सरकार गिर जाएगी। क्या है? 272 सीटों का आंकड़ा खो दिया है तो उसकी सरकार जो है गिर जाएगी। इसके अलावा देखते हैं कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। क्या है? लोकसभा को भंग कर सकता है। भंग कर सकता है मंत्रिपरिषद अर्थात कि पीएम की सलाह पर, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? पीएम होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो यही हमें 3 कंडीशन दिखाई देती हैं जहां लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो इसके अलावा हम लोग देखते हैं पदाधिकारियों को कि लोकसभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं जिनसे संबंधित हमारे एग्जाम्स में प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी है वह है लोकसभा का अध्यक्ष। तो देखते हैं पदाधिकारियों को, कि कौन कौन से पदाधिकारी हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी वेतन कितनी होती है। तो 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से उनकी वेतन होती है। कितनी? 1 लाख रुपए पर मंथ। और देखते हैं पदाधिकारियों को। सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो है अध्यक्ष है। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष से जितने भी प्रश्न हमारे एग्जाम से बनते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला तो वर्तमान में अभी कौन है अध्यक्ष? तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। और पहले कौन थे? क्या है? पहले कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हें हम जीबी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। और पहली महिला क्या है? पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी लोकसभा की? तो इसका आंसर है मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। और इनसे संबंधित एक प्रश्न और हमारे एग्जाम से पूछा गया था, पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके ऊपर संकल्प प्रस्ताव लाया गया था। क्या है? संकल्प प्रस्ताव
सबसे पहले किस लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर लाया गया था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर के ऊपर लाया गया था, परंतु संकल्प प्रस्ताव पारित होने से पहले ही इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। क्या? संकल्प प्रस्ताव पारित होने से पहले ही इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो आइए देखते हैं अध्यक्ष से और क्या हमारे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि यह लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। क्या है? लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है। लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड जो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वह है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। क्या? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है और बहुत बार हमारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। और इसके अलावा देखते हैं कि यदि किसी भी विधेयक पर, क्या है, यदि किसी भी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत प्राप्त होते हैं, क्या है, पक्ष और विपक्ष में बराबर मत प्राप्त होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना निर्णायक मत डाल सकता है। क्या है? यदि पक्ष और विपक्ष में यदि बराबर मत डलते हैं तो इस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत डालता है। और क्या शक्तियां हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास? तो इसको भी देखते हैं कि दल बदल कानून के तहत, क्या है, दल बदल कानून के तहत किसी सांसद को अयोग्य सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही ठहरा सकता है। क्या है? दल बदल कानून के तहत किसी भी सदस्य को, अर्थात किसी भी लोकसभा सदस्य को अयोग्य कौन ठहरा सकता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही ठहरा सकता है, जो कि हमारे एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। इसके अलावा देखते हैं गणपूर्ति संख्या। क्या है? गणपूर्ति संख्या का निर्धारण कौन करता है? गणपूर्ति संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। इसको हम गणपूर्ति संख्या को कोरम संख्या भी कहते हैं। क्या? कोरम संख्या भी कहते हैं, जो कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। अर्थात कि अभी वर्तमान में कितने हैं? 545 सदस्य हैं, तो कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, अर्थात कि 55 सदस्य कम से कम उपस्थित होने चाहिए। यदि 55 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो क्या लोकसभा अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है। क्या? लोकसभा का अध्यक्ष है वह सदन को स्थगित कर सकता है। और देखते हैं क्या प्रश्न बन सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष से। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न देखते हैं क्या बन सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? क्या लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कितना? सामान्यतः 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। और इसके बाद भी वह अपने पद पर बना ले सकता है जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी उसके पद पर ना आ जाए। क्या? जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी उसके पद पर ना आ जाए। और देखते हैं कि और क्या प्रश्न बन सकता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। क्या? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। और इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है। किस तरीके से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा में संकल्प प्रस्ताव के द्वारा, संकल्प प्रस्ताव के द्वारा हटाया भी जा सकता है। यह संकल्प प्रस्ताव 1/2 बहुमत से पारित होना चाहिए। क्या है? 1/2 बहुमत से पारित होना चाहिए। और क्या बन सकता है प्रश्न? लोकसभा अध्यक्ष अपने पद के रूप में शपथ नहीं लेता है। क्या? लोकसभा का अध्यक्ष है वह सांसद पद के रूप में शपथ लेता है, ना कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है। क्या है? वह अपने पद के रूप में शपथ नहीं लेता है, वह सिर्फ सांसद सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। और क्या प्रश्न बन सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो लोकसभा के सदस्य हैं, अर्थात कि जो 545 सदस्य हैं, वही अपने में से करते हैं। क्या? जो 545 सदस्य हैं वही अपने में से लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं और लोकसभा का उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे तथ्यों को देखा। इसके अलावा देखते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को, कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का क्या कार्य है। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष का वही कार्य है जो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। अर्थात कि जब लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उस कंडीशन में लोकसभा का उपाध्यक्ष ही लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य करता है। क्या? लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है यदि लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है। और भी एक प्रश्न बनता है कि संयुक्त बैठक यदि होती है, क्या संयुक्त बैठक होती है और संयुक्त बैठक कब होती है?
तो जब दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। और जब संयुक्त बैठक होती है तो उस कंडीशन में लोकसभा का अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है। तो हम लोगों ने लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष को देखा है। इसके अलावा देखते हैं महासचिव को। तो महासचिव का क्या कार्य है? तो लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा के सदस्यों को उनके कर्तव्यों का पालन कराने के लिए और सलाह देने के लिए महासचिव की नियुक्ति की जाती है। और एक अभी हमारे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है कि पहली महिला महासचिव कौन है? क्या पहली महिला महासचिव तो अभी वर्तमान में ही है स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। यह प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला महासचिव कौन है लोकसभा की? तो स्नेहलता श्रीवास्तव है। तो आइए देखते हैं और क्या प्रश्न बन सकता है पदाधिकारियों से। आपने प्रोटेम स्पीकर का नाम सुना होगा। किसका? प्रोटेम स्पीकर का नाम सुना होगा। तो देखते हैं प्रोटेम स्पीकर को। जब कोई भी नवनिर्वाचित लोकसभा आती है, जब कोई भी नवनिर्वाचित लोकसभा आती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति उसके किसी से भी वरिष्ठ सदस्य को क्या कर सकता है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर सकता है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर सकता है, अर्थात कि अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कि जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ ग्रहण करवाना। जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं उनको शपथ दिलवाना, और साथ ही साथ जब तक लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष ना आ जाए, जब तक लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष ना आ जाए तब तक लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर कार्य करना। जब तक कि लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष ना आ जाए तब तक लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर कार्य करना। अभी हाल ही में कौन है स्थायी अध्यक्ष? तो ओम बिड़ला जी हैं। कौन है? ओम बिड़ला। तो हम लोगों ने पदाधिकारियों को बहुत अच्छी तरीके से देखा है और अब हम देखने वाले हैं लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों को। तो लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों से अधिक प्रश्न हमारे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम फिर भी कुछ शक्तियों को देख लेते हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शक्तियां देखते हैं शक्तियों को। तो सबसे पहली क्या शक्ति आती है कि साधारण विधेयक के संबंध में क्या शक्ति प्राप्त है? साधारण विधेयक के संबंध में क्या शक्ति प्राप्त है? तो साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा के समान ही शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात कि जितनी शक्तियां लोकसभा को प्राप्त हैं उतनी ही शक्तियां राज्यसभा को भी प्राप्त हैं। और देखते हैं संविधान संशोधन संबंधी विधेयक में संविधान संशोधन संबंधी विधेयक में, तो इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां लगभग समान ही हैं। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां लगभग समान ही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि शक्तियों में आता है वह है धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को अधिक शक्ति प्राप्त है और राज्यसभा को कम शक्ति प्राप्त है। अधिक शक्ति कैसे प्राप्त है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। कितनी? 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। यदि 14 दिनों के अंदर वह अपना जवाब नहीं देती है तो वह विधेयक राज्यसभा से भी पास मान लिया जाता है। लोकसभा से तो पास पहले हो ही चुका है और राज्यसभा से भी पास मान लिया जाता है यदि वह 14 दिनों तक अपना कोई जवाब नहीं देती है। और इसके अलावा देखते हैं कि जब संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत किया गया है। तो देखते हैं संयुक्त बैठक में, जब भी संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा की आप देख रहे हैं सदस्य संख्या बहुत ही अधिक है। कितनी है? 545 है। और राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में 245 है। तो आप संख्या में अंतर देख सकते हैं। तो संख्या में अधिक होने के कारण लोकसभा की स्थिति यहाँ पर मजबूत होती है। लोकसभा की स्थिति यहाँ पर मजबूत होती है। तो हम लोगों ने शक्तियों को देखा है और देखते हैं कि क्या प्रश्न बन सकते हैं लोकसभा की शक्तियों से, और
कि लोकसभा जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेती है, लोकसभा राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भी भाग लेती है, और भी ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है जहां पर लोकसभा भाग लेती है। और इसके अलावा देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कब कब बढ़ाया जा सकता है, अर्थात कि लोकसभा का कार्यकाल बेसिकली हम लोगों ने 5 वर्ष के लिए देखा है, परंतु ऐसी क्या कंडीशन होती हैं जब लोकसभा का कार्यकाल और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 83(2) के अनुसार क्या है, अनुच्छेद 83 सब क्लोज 2 के अनुसार आपातकाल के समय संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। क्या है, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, और कितना बढ़ा सकती है, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। और यह कितनी बार बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में हमारा संविधान हमें कुछ नहीं बताता है। क्या है, यह कितने भी बार बढ़ाया जा सकता है, एक बार में लेकिन 1 ही वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और एक कंडीशन और दिखाई देती है कि इंदिरा गांधी सरकार थी 1976 में, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। कितना, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा पुनः यह 5 वर्षों का कर दिया गया है। क्या है, पुनः यह 5 वर्षों का कर दिया गया है। तो हम लोगों ने इन सभी प्रश्नों को भी देखा है, और आइए देखते हैं कि नेता संबंधी क्या प्रश्न बन सकते हैं, कि अर्थात कि सदन के कौन कौन से नेता होते हैं, नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष, और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बन सकते हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं सदन के नेता। तो सदन के नेता कौन कौन से सदन के हो सकते हैं। संसद के हमें 2 सदन दिखाई देते हैं, और तीसरा अंग जो है राष्ट्रपति है। तो सदन देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा। क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में हमें 2 सदस्य देखने को मिलेंगे, अर्थात ये 2 नेता दिखाई देंगे, एक तो सत्ता पक्ष का और दूसरा विपक्ष का। और यहां पर भी हमें 2 नेता ही दिखाई देंगे, एक तो सत्ता पक्ष का और विपक्ष का। तो सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है, जिसकी अभी हाल फिलहाल में सरकार चल रही होती है। और विपक्ष का नेता कौन होता है, जैसे कि हम लोग राज्यसभा का देख रहे हैं, तो जिस भी पार्टी की 10% सीटें राज्यसभा में हों, कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए, तो वह विपक्ष का नेता बन सकता है। और लोकसभा में भी यही देखने को मिलता है, जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त हो उसका नेता जो है सत्ता पक्ष का नेता होगा, और जिस भी पार्टी को लोकसभा में लगभग 10% सीटें मिली हों, यह कम से कम आंकड़ा है कि 10% सीटें मिलनी चाहिए, तो उस पार्टी का जो सदस्य है कोई, वह विपक्ष का नेता बन सकता है। तो हमारे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं कि सत्ता पक्ष का नेता कौन है राज्यसभा में अभी, तो थावरचंद गहलोत हैं। क्या है, थावरचंद गहलोत। और विपक्ष का नेता कौन है यहाँ पर, तो गुलाम नबी आज़ाद हैं। कौन है, गुलाम नबी आज़ाद हैं। और नेता सत्ता पक्ष का देखते हैं कहाँ पर, लोकसभा में, तो नरेंद्र मोदी हैं। कौन है, नरेंद्र मोदी। और यदि हम विपक्ष की बात करें तो यहाँ पर हमें अधीर रंजन चौधरी, कौन, अधीर रंजन चौधरी देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, राज्यसभा में वर्तमान में सत्ता पक्ष का नेता कौन है, थावरचंद गहलोत हैं। और विपक्ष में नेता कौन है, गुलाम नबी आज़ाद जी हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। और लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, अधीर रंजन चौधरी जी हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मों को आज देखने का प्रयास किया है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा संसद का, उसमें हम लोग संसद के सत्र को देखेंगे, शून्यकाल देखेंगे, प्रश्नकाल देखेंगे, तारांकित प्रश्न देखेंगे, अतारांकित प्रश्न देखेंगे, और संसद की समितियों के बारे में देखेंगे, जिनसे संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। और यह वीडियो लेक्चर यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।